ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत चैलेंजिंग और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। Yeah. मेरे साथ नीरज चौहान जी मौजूद हैं, जो कि इंडियन ऑपरेशंस के डायरेक्टर हैं जीन सॉल्यूशंस के। आज हम बात करेंगे जीनोमिक्स के बारे में, आज हम बात करेंगे जीन थेरेपीज़ के बारे में, आज हम बात करेंगे जीन थेरेपीज़ में होने वाले डेवलपमेंट्स के बारे में और इंडियन सिनेरियो में। तो नीरज जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू करते हैं तो आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे लिसनर्स को अपना अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहेंगे? अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए सो दैट दे वुड एक्चुअली कम टू नो फ्रॉम यू ओनली। पहली बात तो धन्यवाद समीर जी एंड बिग सैल्यूट टू यू। आपने इस तरह का कुछ एक नया इनोवेटिव स्टेप लिया है जिससे कि स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री एंड बीच का जो ब्रिज है वो एक कनेक्टिंग पाथवे होता है। आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले जब हमने करियर स्टार्ट किया था या सोचना चालू किया था, हमारे पास इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच एंड आई एम ग्लैड कि आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया है। थैंक यू। एंड मेरे इंट्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं है। आई एम बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट इन बायोटेक्नोलॉजी एंड डिड माय एमबीए इनटू मार्केटिंग, बट आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर एंड मैं सबसे ज़्यादा लर्निंग करता हूँ अपनी जर्नीज में, कुछ किताबों में और जहाँ तक हो सामने वाले लिविंग बीइंग्स और इंसानों में। अभी तक जो भी कुछ मुझे कुछ समझ में आया है, वो एक लाइफ का एक एक्सपीरियंस है जो मुझे अपने सामने वाले फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों और साथ में काम करने वाले डॉक्टर्स, ऑन्कोलॉजिस्ट, पेशेंट और उनके रिलेटिव्स ने ही कुछ सिखाया है। सो राइट नाउ आई एम द डायरेक्टर फॉर बिजनेस डेवलपमेंट फॉर जीन सॉल्यूशंस एंड रफली अराउंड मैंने कुछ 20 इयर्स इस इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। एंड लाइक ऑल ऑफ द स्टूडेंट एंड एस्पायरिंग इंडस्ट्री, यू कैन से इंडस्ट्री के लिए जो एस्पायर कर रहे स्टूडेंट्स, हम भी आज से 20 साल पहले यही सिचुएशन में थे कि कहाँ जाएं, कैसे करें। एंड इनिशियली 2 सालों में बहुत मिस्टेक्स हुई। आई स्टार्टेड विथ रिसर्च, कुछ दिनों के लिए एकेडमिक में भी था। समहाउ मुझे रियलाइज हुआ कि किसी मीडिया में भी मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। एंड आफ्टर सो मच ऑफ डीप डाइव, आई थिंक आपको प्रॉपर गाइड, एक रेफरेंस एंड एक मेंटोर की ज्यादा जरूरत होती है रदर देन अ बिग डिग्री, अ बिग कॉलेज। एक अगर आपके पास मेंटोर है जो आपको हाथ पकड़ के आगे 2 स्टेप भी दिखाए, आजकल इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। आज का स्टूडेंट, आज का युवा या युवती कहीं भी कुछ भी ढूंढ सकता है। जी, सो एब्सोल्युटली। दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बट अगेन आई बिलीव इन फर्म ह्यूमैनिटी। I connect with more emotions along with IQ. फैबुलस। अ, दोस्तों, जो भी हमारे इस प्रोग्राम को आज देख रहे हैं, नीरज is so humble, so down to earth that he doesn't wish to give all the credit whatever he has done in his career. लेकिन मैं बता सकता हूँ आपको, I have known Neeraj for a very very long time, and a number of times I have actually declared that Neeraj, you are a scientist. There is a fabulous scientist in you, and मुझे खुशी है कि आज वो उस पोजीशन पे हैं जहाँ he can actually dive into the science, hardcore science, that is genomes. चलिए, जीनोम पे तो हम आते हैं नीरज, बट आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क, आपने अभी अभी एक अपनी बात बीच में बात कही दैट यू हैड बीन इन मार्केटिंग। सो मार्केटिंग और सेल्स के बीच का फर्क करीब करीब सबको पता ही है। मार्केटिंग इज द सेकंड टर्म व्हिच कैन ऑलवेज बी सेड इज ब्रांड मैनेजमेंट। बहुत बहुत सारे बच्चे हैं जो आजकल ब्रांड मैनेजमेंट पे इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वहां पर स्ट्रेटेजाइजिंग और ये सब होता है। आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव अस a small introduction of marketing first, इससे पहले कि हम जीनोमिक्स में टाइप करें। मार्केटिंग के बारे में जरा सा आप हमें बताइए, बिकॉज आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का। थैंक यू समीर जी, एंड बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। एंड टिपिकली मार्केटिंग को एक बैक ऑफिस जॉब समझा जाता है इंडियन कंपनीज में। एंड जो बचा कुचा स्ट्रेटेजी करके एक बड़ा सा वर्ड होता है दैट इज सीम्स समटाइम वेरी कॉम्प्लिकेटेड
बट ये बहुत ही सिंपल है। स्ट्रेटजी यूजुअली हम डिजाइन करते हैं टू अचीव सर्टेन गोल्स, तो मार्केटिंग का भी वही रोल होता है। व्हाट इज द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मेक अ प्लान, हैव अ क्लियर कट बेंचमार्किंग, प्रॉपर टाइम बेस्ड माइलस्टोन, एंड किस तरह उनको अचीव करना है। तो मार्केटिंग बिना सेल्स के इनकम्प्लीट है और सेल्स मार्केटिंग के बिना इनकम्प्लीट है। एंड बहुत बार जो टिपिकल सीधे मार्केटिंग में आते हैं एंड वो अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं, तो सम टाइम दे फील कि यार सेल्स वाला सब कर लेता है। बट बेसिकली सेल्स वाले का दिन एक दिन पहले स्टार्ट होता है और उसका दिन खत्म होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, जब वो वापस से बैग लेकर निकलता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ फार्मा, हेल्थ केयर, और मे बी यू कैन से एफएमसीजी, और कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर सेल्स और मार्केटिंग के बीच कोलैबोरेशन नहीं होगा तो प्रोबेबली आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। वी हैव सीन थाउजेंड ऑफ एग्जांपल जहां पर स्ट्रेटेजी वर्ल्ड क्लास थी बट एग्जीक्यूशन इज वर्स्ट। या रिसेंटली हमने कोविड में काफी काफी एक्सट्रीम चीजों को देखा। काफी सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड से फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या ट्रबल सही होगी। बट एनी हाउ आज 5 साल हो गए, वी आर स्टिल सर्वाइविंग, वी आर लकी, बिकॉज वहां पर एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी ने काम किया। उसी टाइम अगर हम देखें, एक पोलियो वैक्सीनेशन करके प्रोग्राम है जो हेल्थ केयर में एक वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास लीडिंग एग्जाम्पल बोला जाता है, जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। सो दोनों हेल्थ केयर के दोनों पहलू हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। वैक्सीनेशन इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म एंड ट्रीटमेंट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। करेक्ट। सो जब भी आप मे बी लॉन्ग, शॉर्ट या फिर मिड टर्म, always take alignment with the sales team. Apart from sales, admin, finance, distribution, logistics, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड कुछ कुछ अदर टर्म्स होती है जो शायद सब लोग नहीं समझ पाएंगे, पीपीएमसी, प्लानिंग्स एंड अदर थिंग, बिजनेस डेवलपमेंट। इन सभी लोगों के साथ एक साथ बैठकर 4 से 6 घंटा आपको अपनी स्ट्रेटेजी रन करना चाहिए। हम्म। आज भी मुझे याद है जब भी मैं अपने नए कंटेंट्स बनाता था, आज भी बनाता हूँ, तो प्रोबेबली मैं अपने किड, नाउ ही इज 13, बट वो जब से 3 या 4 साल का था तब से मैं उसको एक बार वैलिडेट जरूर करवाता था कि यार कलर कैसा है, डिजाइन कैसी है, कंसेप्ट कैसा है, ब्रांड नेम कैसा लग रहा है। एंड अगर प्रोबेबली अगर एक छोटे बच्चे को आपकी कंसेप्ट क्रिएटिविटी समझ आ जाती है, देन आपकी स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म काम करती है। तो एक ब्रीफ में है मार्केटिंग, आई थिंक बहुत सारी बुक्स है, काफी रेफरेंसेस अवेलेबल है, काफी कुछ डेटा ऑनलाइन आपको मिलेगा, काफी बड़े बड़े मार्केटिंग गुरुज के आपको एक्सेस मिलेंगे। बट ये जस्ट अ ब्रीफ है कि फार्मा और हेल्थ केयर में मार्केटिंग का रोल काफी एक्टिव होना चाहिए। नॉट ओनली अवर टीम बट डॉक्टर्स, केमिस्ट, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएफए, इवन जो आपके पिकअप बॉयज है जो आपकी दवाइयाँ डिलीवर कर रहे हैं, उनको लेकर आपको मार्केटिंग के प्लान्स बनाना चाहिए। ओके, ओके, अमेजिंग। नीरज, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच फॉर डिस्क्राइबिंग मार्केटिंग इन सच अ ब्यूटीफुल मैनर। सिर्फ एक बहुत नॉर्मल सवाल पूछना चाहूंगा, जो दरअसल सवाल इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नए कैंडिडेट्स हैं, उनके दिमाग में ये सवाल बहुत ज्यादा आता है कि मार्केटिंग के लिए हमारी एलिजिबिलिटी है या नहीं है, क्या हम मार्केटिंग में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। जब आ, उनको मार्केटिंग के बारे में पता चलता है कि हमें ब्रांड प्लानिंग करनी है, कलर चूज करना है, लिटरेचर डिजाइन करने हैं, स्ट्रेटेजाइज करनी है, फोरकास्टिंग करनी है, वगैरह वगैरह, ट्रेनिंग कंडक्ट करना है, तो उन्हें बहुत एक्साइटमेंट होता है। लेकिन वो अपनी एलिजिबिलिटी ढूंढते हैं क्योंकि उन्होंने या तो डिग्री कोर्स किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आपको क्या लगता है मार्केटिंग में घुसने के लिए किसी भी टेक्निकल स्टूडेंट या टेक्निकल कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? कैसे घुसे वो मार्केटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल समय जी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास भी जो कैंडिडेट्स आते हैं, क्रॉस टीम के जो रेफरेंसेस आते हैं, वो सबसे पहले ये पूछते थे क्या कुछ अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। सो अगर आप प्रोबेबली एक नई इंडस्ट्री वेंचर कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल्स या टॉप डोमेस्टिक कंपनीज या हेल्थ केयर में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है,
वो चाहते हैं कि आप एटलीस्ट एमबीए हो, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, सो आई टुक माय एमबीए लेटर ऑन, एंड काफ़ी कुछ मेरे जो टीचर्स हैं, गुरु हैं, they are just BCom also. ओके, So it is about the fitment, the timing and the people आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। बट एक मैनेजमेंट की डिग्री होने से एटलीस्ट यू फील मोर कॉन्फिडेंट, यू कैन कम अप विथ मोर लॉजिक। बट जब भी आप इंडस्ट्री में आते हैं, आपको ऊपर से डी लर्निंग और लर्निंग दोनों करना जरूरी है। इवन एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भी अगर कोई रोल मार्केटिंग का, काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज होती है। स्पेशली जब आप डोमेस्टिक या इंटरनेशनल के बीच स्विच करते हैं, या इंटरनेशनल से डोमेस्टिक स्विच करते हैं, फार्मा से जीनोमिक स्विच करते हैं, जीनोमिक से जीन थेरेपी स्विच करते हैं, तो काफ़ी कुछ स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। सर्टेन लेवल तक एक डेटा एनालिसिस, मार्केट इनसाइट, अ, थोड़ी-सी क्रिएटिविटी जो आपके अंदर होती है ऑलरेडी, बट आप कई बार जान नहीं पाते, जो आपको सुबह एटलीस्ट वॉक पर अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ समझ में आती है। सो एक मार्केटिंग के साथ आपको एक डिटेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है मार्केटिंग में, जभी भी आपको आना है, तो मैनेजमेंट डिग्री हो या नहीं हो दैट इज़ सेकेंडरी, बट आपका कोर इंटरेस्ट, कंपनी के साथ फिटमेंट एंड आपके जो मेंटर है उनके साथ आपको अटैचमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। गॉट योर पॉइंट, गॉट योर पॉइंट। अमेजिंग। ये बात बिल्कुल ठीक है। कई सारे कंसल्टेंट्स ने और कई सारे प्रोफेशनल्स इस बात को कहा है कि मार्केटिंग में क्योंकि आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, तो इसलिए थोड़ा-सा मैनेजमेंट के बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है। ज़ाहिर-सी बात है, आपका जो टेक्निकल बैकग्राउंड है, साइंटिफिक टेक्निकल बैकग्राउंड है, वो तो बैकबोन है। लेकिन स्ट्रेटेजाइज करना है आपको, क्योंकि एक प्रोडक्ट को अ, आपको प्रॉफिटेबल बनाना है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको प्रॉफिटेबल बनाना है, तो स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ेगी। फैंटास्टिक। So Neeraj, let's come to the core subject of this episode, this program, genomics. तो पहले मुझे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मेरे भाई मुझे बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली जीनोमिक्स इज, उसकी डेफिनेशन क्या है, लोग कैसे समझें व्हाट इज जीनोमिक्स। वैलिड है। जीनोमिक के पहले समीर जी मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ प्रिसिजन मेडिसिन और थोड़ा-सा हिस्ट्री पे। सो हम जो मानते हैं कि आजकल की बीमारियाँ, डिसीज़ सब कुछ नया है, एंड जिस फील्ड में हम हैं, जिसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, कैंसर, एंड अभी लास्ट कई सालों से स्पेशली आफ्टर कोविड में एक बहुत कॉमन नॉइज़ सुन रहा हूँ अपने पहचान वालों में, आजकल कैंसर बहुत बढ़ रहा है। जी। दूसरा कि नई-नई बीमारियाँ आ रही है। पहले तो आदमी 70 साल का, 100 साल का, 200 साल का भी हो जाता था, उसको कोई बीमारी नहीं होती थी। सो दिस इज़ व्हाट इज़ शोड टू अस ऑन आवर सोशल मीडिया। इसको मैं एक थोड़ा-सा हिस्ट्री के साथ कोरिलेट करना चाहता हूँ। सो कैंसर आज कोई नई बीमारी नहीं है। कैंसर के कनेक्शंस में इजिप्ट से लेके, भारत से लेके जितनी भी पुरानी सोसाइटीज़ डेवलप हो रही थी 2 या 4 या 5,000 साल पहले, तब से कैंसर के बारे में ज़िक्र होता आया है। तभी से कैंसर सर्जरी का कहीं-कहीं इन रिटन एविडेंस लिखा हुआ है। मान लीजिए हमारे जो गुरु हैं, जिनको हम वेद कहते थे, वो काफ़ी हद तक कुछ सर्जरी, कुछ मेडिसिन, कुछ कीमो और कुछ पौधों का यूज़ करते थे। जी। एज़ वेल एज़ मॉडर्न थेरेपी में भी इन्हीं सारी थेरेपीज़ का यूज़ होता है। सो प्रिसिज़न एक नई टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये काफ़ी टाइम से यूज़ हो रही है। जीनोम पहले से थे, जीनोम का काफ़ी वर्णन हमारे वेदों और पुराणों में मिलता है। वाओ। ओके। जैसे कि सबसे सिंपल, अभी मैं कुछ मार्कंडेय पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण पढ़ रहा था। इसके पहले जो सारी ये सारी किताबों का जो हमारे वेद और पुराण है, बेसिकली गीता में नए एडॉप्टेशन के साथ दिए हुए हैं। उसमें एक वर्ड आता है वर्ण संकर, जी। हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें ओह, कहा गया है कि प्रोबेबली अपने इंटर कास्ट, इंटर फैमिलीज़ में शादी नहीं करना चाहिए। आपका गोत्र पता होना चाहिए। सो दिस वर्ण संकर is nothing but picked up and utilized in the genomics and precision medicine now. ओके। So this is nothing new. ये काफ़ी पुराना है। जीनोमिक हमारा पहले से डिफाइन था। जब भी आप
डेवलप हो रहे थे एज अ ह्यूमन। आई डोंट नो द हिस्ट्री, आई एम नॉट द एक्सपर्ट, आई डोंट वांट टू गिव एनी कमेंट, बट जो मैंने पढ़ा है, जो समझा है, ये सारी हिस्ट्रीज में जीनोमिक पहले से एग्जिस्ट था। धीरे धीरे 2001 में जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की स्टार्ट करी, 2004-5 में हमारा जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस अवेलेबल हुआ। उस डेटाबेस में काफी कुछ फाइंडिंग्स आई कि ये जीनोम से ये चीज हो सकती है, वो जीनोम से ये डिसीज पकड़ा सकता है। एंड देन जब भी सब इन टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा, पूरे वर्ल्ड में कैंसर के केसेस काफी जल्दी डायग्नोस होने लगे। ओके। अभी हम कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी लेकर आ चुके हैं कि हम एक ब्लड की ड्रॉप से पता कर सकते हैं कि पेशेंट में टेंटेटिवली लास्ट आने वाले 1-2 साल में कौन सा कैंसर आ सकता है। ओह! सो पहले डिटेक्शन, फिर ट्रीटमेंट और उसकी मॉनिटरिंग, तीनों डिसीज में जीनोमिक्स का यूज होता है। जीनोमिक्स बहुत बड़ा टर्म, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। हमारे खून में या ब्लड में जो जीन्स, डीएनए, आरएनए जो होते हैं, उनके अंदर चेंजेस के कारण म्यूटेशंस होती है। उन म्यूटेशंस के साथ अगर कुछ कॉम्बिनेशन खराब हो जाती है, 4 तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो डिलीट हो जाता है, एक इंसर्ट हो जाता है, एक उसके कॉपी नंबर बना देता है, तीसरा चौथी जगह स्विच हो जाता है। ओके, इन चारों प्रॉब्लम्स के कारण कहीं भी कोई जीन एक्सप्रेशन क्रिएट होता है, एंड उसी के कारण हमको मालूम पड़ता है कि एक्स क्रोमोसोम या फिर मे बी एक्स जीनोम अपनी जगह से चेंज होकर फर्दर रेप्लिकेशन को डिवाइड में फास्ट अप कर रहा है, रेप्लिकेट जल्दी हो रहा है और उसी से कैंसर हो रहा है। जीनोम वही आइडेंटिफाई करता है, एंड उसके हिसाब से पेशेंट या केयर टेकर या डॉक्टर या साइंटिस्ट या जीनोम साइंटिस्ट या मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जिनको हम कहते हैं, वो आपको बता पाएंगे कि कौन सा जीन डिलीट हुआ है एंड इसके लिए क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इन केस अगर ट्रीटमेंट नहीं है और हमारे पास ऐसे 5-10 हजार पेशेंट का डेटाबेस इकट्ठा होता है, तो हम उसके हिसाब से दवाई डिजाइन कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला क्लासिकल एग्जांपल 2000 अर्ली में सीएमएल, जो आज ऑलमोस्ट क्यूर की कंडीशन में है। सीएमएल इज क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, एक तरह का ब्लड कैंसर है। आई एम नॉट अ थेरेपी एक्सपर्ट, बट अगेन आई वांट टू क्लेम दैट आजकल ये बीमारी काफी टाइम तक एक नॉर्मल टैबलेट से क्योर हो सकती है। सेम वे आने वाले टाइम में हमने देखा कि कुछ एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन करके कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनती है, उनसे कुछ थेरेपी बनने लगी। लंग कैंसर, जिसमें कि सर्वाइवल पहले 6 महीने होता था क्योंकि डायग्नोसिस लेट होता था एज वेल एज ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था, उसके काफी मरीज 2 से 5 साल से लेकर 10 साल तक जिंदा रहते हैं, बिकॉज मार्कर जीनोमिक स्टडीज के कारण उनके मार्कर पकड़ में आ जाते हैं और वो मैचिंग वाली थेरेपी मिल जाती है। सो जीनोमिक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीनेटिक्स, ये सभी हिस्टोरिकली चला आ रहा है। मॉडर्न साइंस में इनको काफी इलोबरेट किया गया है, डेटा रिप्रेजेंट किया गया है, एंड उससे एक ब्रांच बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, बायो इन्फॉर्मेटिक। बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक के जो साइंटिस्ट होते हैं पूरा डेटा एनालाइज करते हैं, पूरा डेटा बैकलॉग में रखते हैं, एंड जो डेटा जिसके पास होगा वो आगे डिजाइन कर पाएगा वैलिडेशन कर कर। सो काफी कंपनीज इसमें इन्वेस्ट कर रही है, रिसर्च में पैसा लगा रही है कि जीनोम जीनोम इंडस्ट्री, जीनोमिक्स क्या है, जेनेटिक्स कैसे पकड़ में आ सकता है। एंड आजकल एनआईपीटी करके भी एक टेस्ट होता है जिसमें माइक्रो डिलीशंस, जीन म्यूटेशंस पैदा होने वाले बच्चे में पहले पकड़े जा सकते हैं बिफोर द बर्थ, एंड फैमिली कैन टेक अ कॉल टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी और नॉट। ओह! यस, दिस इज वेरी कॉमन टेस्ट समीर जी। एंड सभी जनता के लिए आई थिंक आने वाले 2 या 3 सालों में ये शायद गाइडलाइन और मैंडेटरी भी हो जाएगा टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ abnormalities in the newborn kids. ओके, So, ये जीनोमिक का पाथवे है। डाउन द लाइन आपके ब्लड से बहुत सारी इंफॉर्मेशन सभी लोगों को मिल सकती है, जो काफी क्लिनिकल और कमर्शियल दोनों यूटिलिटी में काम आती है। जो टिपिकली साइंटिस्ट होते हैं वो इसे अपनी रिसर्च के लिए यूज करते हैं, बाद में बड़ी कंपनीज इसके बेसिस पे मॉलिक्यूल डिजाइन कर सकती है एंड कमर्शियल यूज भी कर सकती है। ओके, ओके, ओके। सो फ्यूचर आपने बताया कि ये है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। प्रेज़ेंट में जो चल रहा है जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। अ,
ह्यूमन बीइंग्स की जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी मैपिंग करेक्ट। हो चुकी है, हमें पता चल चुका है कितने जीनोम्स हैं, क्या जेनेटिक किसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटीग्रिटी है, उसके अकॉर्डिंगली आई मीन आई हैड बीन सर्चिंग समवेयर एंड आई केम टू नो कि इवन देयर आर साइट्स जहां पर कंप्लीट जेनेटिक मैपिंग की यस कॉपीज रखी हुई हैं, सो यू कैन परचेज इट और यू कैन रिफर इट। सर, काफ़ी वेबसाइट्स कुछ नाम मैं दे सकता हूँ। अगेन आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनीथिंग। कैंसर जीनोम एटलस, ओके, जीनोम सीक्वेंसिंग, molonco.com, इस वाओ, तरह के कुछ-कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपना कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट या पेशेंट की रिपोर्ट के साथ जो भी डेटा अवेलेबल है, डॉक्टर्स उस पर जाकर रिसर्च करते हैं। एंड उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्रिएट होती है, जिसे कहते हैं पाथवे एनालिसिस। ओके, पाथवे व्हिच एनालिसिस, इज़ अगेन अ फर्दर ब्रांच ऑफ मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक। बाद में वो डिज़ाइन करते हैं कि ये कैंसर किस पाथवे में जा रहा है, एंड उस अच्छा, पाथवे से पता लगा सकते हैं कि आगे 5 या 6 या साल भर बाद इस डिसीज़ का पाथवे कैसा होगा। ओके, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये एक ग्रोइंग है। आप जब तक हम शायद ये सेशन फिनिश करें तब तक कुछ हमको एक नया कंटेंट कहीं न कहीं पबमेड में पब्लिश हो रहा होगा। ओह, कहीं न कहीं कोई न्यूज़ रिफ्लेक्ट हो रही होगी, एंड आई थिंक देयर आर वेरी गुड वेबसाइट, बट आई हाइली रिकमेंड ट्विटर पे मैड या फिर काफ़ी कुछ वेबसाइट्स या रेफरेंस अवेलेबल हैं। मैट ट्विटर करके एक बहुत ही पॉपुलर आप ट्वीट देखेंगे जहाँ पर आपको रिसेंट मिनट में भी जो अपडेट आया है वो आपको तुरंत मिलेगा। ओह, सो आई यूज़ सोशल मीडिया अ लॉट फॉर माय पर्सनल नॉलेज ऑन अ डेली बेसिस, ओके, ओके, एज़ वेल एज़ रिसेंट पब्लिकेशन जो वैलिडेटेड है, जहाँ पर प्रॉपर रिसर्च होती है। कुछ अच्छी जर्नल्स हैं, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, लैंसेट ऑन्कोलॉजी, एज़ वेल एज़ एनल्स ऑफ ऑन्कोलॉजी, नेचर रिव्यूज़। इन जर्नल्स में आप जाकर अपने स्टूडेंट्स या प्रोफ़ेसर्स या जो भी श्रोतागण हैं, वो जानकर अपनी सारी जानकारियाँ यहाँ पर पा सकते हैं। ओके। नीरज, मुझे ये बताइए, दिस इज अमेजिंग अमेजिंग इंफॉर्मेशन एंड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ जीनोमिक्स। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो भी आपने बताई, जिसका प्रैक्टिकल यूसेज समाज में हो रहा है, मतलब कि ब्लड से हम लोगों को जीन थेरेपी के बारे में पता चल जाता है, जीनोमिक्स के बारे में पता चल जाता है, डिजीज का पाथवेज के बारे में आपने बात करी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के आपने बारे में बात करी, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे देश में, इंडिया में अ, कितनी प्रैक्टिकली अवेलेबल है, किस कॉस्ट में अवेलेबल है, और कोई भी एक नॉर्मल रूटीन पेशेंट उसका फायदा कैसे उठा सकता है? धन्यवाद समीर जी। सो अभी फ़िलहाल आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले, मैं थोड़ा-सा हिस्ट्री में हर बार जाता हूँ। 10 साल पहले इन टेस्ट की कीमत और टर्न अराउंड टाइम 4 गुना ज़्यादा था। ये टेस्ट 4 से 5 लाख रुपए की एक होती थी। रिपोर्ट आने में 2 से 3 महीने का टाइम लगता था। कुछ-कुछ लैब 6 महीना भी लेती थी, ओके, एंड कई बार उस कंडीशन में मरीज बच नहीं पाते थे। ओ, Now we have logistic, we have very good machines in India, we have very good authentic labs, NGS lab in India. राइट नाउ मेरे नॉलेज में करीबन 700 से 1000 एनजीएस मशीन इंडिया में अवेलेबल है। ओ शाबाश, ओके, मोर देन दैट, काफी अच्छे लैब्स हैं इंडिया, नेबरिंग कंट्रीज एज वेल एज बाहर की। अगेन आई एम नॉट क्लेमिंग कोई अच्छा है या बुरा, बट काफी कुछ टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल है। टर्न अराउंड टाइम 7 से 15 दिन का हो गया है। ओके, कॉस्टिंग लेस देन 1 लाख रुपीस हो गई है। ओके, रिपोर्ट की यूटिलिटी, कई बार पहले होता था रिपोर्ट तो आ गई बट मेडिसिन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हम्म, उसके लिए हमने एक प्रोग्राम में काफ़ी कुछ रिसर्च किया था, जहाँ पर हमारे काफ़ी जो डॉक्टर मित्रगण हैं उन्होंने और हम सब लोगों ने मिलकर जो मेडिसिन इंडिया में अवेलेबल नहीं है, उनको इंडिया में कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाया जाए, उसके लिए हमने एक मुहिम चालू किया था, जिसमें काफ़ी सैकड़ों मरीजों को फ़ायदा भी हुआ। जी, तीसरा, आजकल वो दवाइयाँ भी इंडिया में अवेलेबल है। अगर नहीं है, तो हमारे यहाँ काफ़ी लेवल पर क्लिनिकल ट्रायल्स चालू है। हमारे सभी लोगों को बता दें, ट्रायल मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ़ जहाँ पर ऐज़ अ गिनी पिग पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। सम फेज़ 3, फेज़ 4 ट्रायल्स आर कमिंग टू इंडिया, जहाँ पर प्रूवन थेरेपीज़, प्रूवन क्लिनिकल रिसर्च को पेशेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है इन अ एथिकल वे, इन ऑफ अ कोर्स, कंप्लायंट वे, ऑफ एज़ कोर्स, पर रेगुलेशन ऑफ इंडिया।
तो इन ट्रायल्स में भी पेशेंट इन्वॉल्व हो सकता है और काफ़ी अपने महीने, साल या पूरी ज़िंदगी भी बचा सकता है। सो लास्ट कई सालों में थेरेपीज़, लैब, क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है एंड अभी भी डेवलपमेंट चालू है एंड आई थिंक होने वाले टाइम में इनकी एक्सेसिबिलिटी और बढ़ेगी, इनका टर्नअराउंड टाइम कम होगा एंड पेशेंट्स, केयरटेकर, डॉक्टर्स इसका और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले पाएँगे। ओके। तो नीरज, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, आपने जो कुछ भी अभी बताया उसके हिसाब से पेशेंट को इन टेस्ट के बारे में, तो वो टेस्ट भला क्यों करवाए? कॉस्ट तो चलिए एक बात हो गई कि अगर उसको ये लगता है किसी भी साधारण इंसान को कि इस टेस्ट को कराने से मेरी जान और 5, 6, 10 साल बच सकती है और मुझे फैमिली के लिए या फिर वायबिलिटी के लिए मुझे ये टेस्ट करा लेना चाहिए, या चलिए किसी भी रीजन की वजह से उसको टेस्ट कराना, तो उसको ये टेस्ट कराने के लिए कौन सलाह देगा? तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है उसका डॉक्टर, है ना? करेक्ट, या तो सर। या तो फिजिशियन होगा या कोई ऑन्कोलॉजिस्ट होगा जो कहेगा भाई ये वाला टेस्ट करा लो। करेक्ट, करेक्ट। सो इन्हीं सारी टेस्ट के लिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई नहीं करेगा, नंबर 1। हम्म, आपके पास रिपोर्ट एक ज़रिया है, बट ट्रीटमेंट और उसका गाइड आपका ट्रीटिंग फिजिशियन ही होगा, हम्म, आपका ऑन्कोलॉजिस्ट ही होगा, आपका केयरटेकर ही होगा। तो जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन है, उसकी रिकमेंडेशन के बिना कोई भी इलाज करना सही नहीं है, अनटिल अनलेस आप खुद ट्रीटिंग डॉक्टर नहीं हैं। और बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना पेशेंट के कंसेंट के कोई भी लैब ये रिपोर्ट रिलीज़ नहीं कर सकता है। राइट। अदरवाइज़ देयर आर सम मिसहैपनिंग्स। इंडिया नोइंग कि यहाँ पर रेगुलेशन काफ़ी फ्लेक्सिबल है, दिस डेटा कैन बी मिसयूज्ड बाय द पेशेंट, केयरटेकर, फैमिली और एनीवन। So, treating physician is the only guide to decide which test, what time, when, and how to use. सो ये जो आपने बताया ट्रीटिंग फिजिशियन, आई फुली फुली एग्री विद दैट। इतनी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, इतनी हाईली डिटेल्ड टेक्नोलॉजी के साथ तो किसी ना किसी एक्सपर्ट को ही डील करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर मेरे जो जहन में एक सवाल आ रहा है कि क्या इतने एक्सपर्ट केयर टेकर्स या फिजिशियंस या डॉक्टर्स छोटे शहरों में हैं क्या? या अगर बिल्कुल, नहीं भी हैं तो क्या उनके पास इंफॉर्मेशन है कि ऑलराइट दिस काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी हैज ऑलरेडी अराइव्ड एंड patients could be benefited. The point is that patient should be actually forwarded to the right center. uh, अगर नीचे तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए तो चलिए ठीक है, बड़े सेंटर्स में मुंबई, हैदराबाद है, अहमदाबाद, दिल्ली, इन जगहों पर पेशेंट को भेजा जा सकता है। तो क्या ये इंफॉर्मेशन करेक्ट। जेनोमिक्स वाली नीचे तक पहुंच रही है? जी, समीर जी। सो अभी आई थिंक जब भी हम दोनों साथ में काम करते थे, हमारा मेजर फोकस होता था मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, कुछ सम एक्सटेंट जयपुर, अहमदाबाद, हम्म, लखनऊ तरह के मेट्रो। बट लास्ट 10 सालों में हर साल लाखों, हज़ारों पीजी स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हम्म, हैं एंड थैंक गॉड लास्ट 5 सालों में काफ़ी टियर 3 एंड 4 टाउन्स में ये सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ट्रीटिंग फिजिशियन अवेलेबल हैं एंड जितने भी फिजिशियंस हैं एंड आई रियली प्राउड कि अपने इंडिया के जो फिजिशियन हैं आर टोटली अपडेटेड टिल नाउ। ओके, हाँ, अभी मैं लास्ट 1-2 सालों से ग्लोबल असाइनमेंट देख रहा था, अलग कंट्रीज़, लैटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, to some extent Mexico, Brazil, these countries are not well updated like India. ओके, एंड अपने यहाँ टियर 3, टियर 4 में भी अपने यहाँ अच्छे फिजिशियंस हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर्स अवेलेबल है एंड लास्ट 5 सालों में जो हेल्थ केयर की ग्रोथ हुई है वो टियर 3 एंड 4 टाउन्स में ही हुई है। जस्ट टू से फ्यू एग्जांपल्स, श्रीनगर, जम्मू, हिसार, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, वाराणसी, बरेली एंड शायद आपके जो टाउन है, उनके पास एक छोटा-सा टाउन है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में भी मेरे 2 बहुत ही अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रेंड हैं, जो रोज़ सुबह बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बहुत अच्छी जानकारी शेयर करते हैं वाओ, ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड वो डेली डेली कैंसर अवेयरनेस पे एक मैसेज सोशल मीडिया पे डेली डालते हैं।
Amazing. That's beautiful. Apart from that, Varanasi, Ranchi, Patna, Imphal, Aizawl, Vizag, Vijayawada, Guntur, Tirupati, Mysore, Manipal, उडुपी, त्रिची, मदुरई, इसके अलावा कोची में तो ऑलरेडी काफ़ी बड़े-बड़े सेंटर्स थे। इन सारे इंटीरियर्स में इवन सम एक्सटेंट जो गुजरात के इंटीरियर्स हैं, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, अमरेली करके भी एक छोटा-सा गाँव है, वहाँ पर भी एक बहुत ही बढ़िया कैंसर हॉस्पिटल अवेलेबल है। जूनागढ़ में एक 200 बेडेड का डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल अवेलेबल है। महसाना जैसी सिटी है जहाँ पर काफ़ी लेवल पर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। तो अभी लास्ट 5 सालों में इन सारे टाउन्स में डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, थेरेपी, टेस्टिंग सब कुछ अवेलेबल है। आपको That's सिर्फ जानकारी पहुँचानी है पेशेंट को कि अननेसेसरी मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर, चेन्नई जाकर इलाज नहीं कराएँ। सारे अच्छे डॉक्टर इंडिया में अवेलेबल हैं। अननेसेसरी सेकंड, थर्ड, 10th ओपिनियन के लिए ग्लोबल ना जाएँ। अपने यहाँ के डॉक्टर काफ़ी हद तक अपडेटेड हैं। बेटर देन व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू। साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, मेक्सिको, एशिया पैसिफिक की सारी कंट्रीज़ एक्सक्लूडिंग सिंगापुर। सिंगापुर हमसे थोड़ा-सा वेल बैलेंस्ड है। But some extent other Southeast Asian countries, they are far behind than India. At least 5 to 10 year in healthcare and oncology. क्या बात है. Amazing. That's very extremely beautiful information. सुन के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ऑल राइट. वैसे भी इस बात में तो कोई दो राय पहले भी नहीं थी कि इंडियन ब्रेन्स आर गुड. बस हम लोग उन ब्रेन्स को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, वो हमारी एक कमी थी. लेकिन ये बात सुनकर, ये अपडेट सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने फोर्थ टीयर सिटीज में भी इतने इंटेलिजेंट डॉक्टर्स पहुंच गए हैं. दे हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग एंड नाउ ये डिजीज जो है ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली इजी होने वाली है. नाउ विल कम टू द पॉइंट कि आई एम सॉरी, यू वर ट्राइंग टू से समथिंग. Yeah, so WHO ने इंडिया में ट्राइबल बेल्ट्स में कैंसर वैक्सीनेशन के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का फंड दिया था। आज से 20-25 साल पहले शायद सिचुएशन और कुछ थी, बट इंटरेस्टिंगली 3 साल पहले या 5 साल पहले हमने 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे। आई एम श्योर 99% फंड यूटिलाइज हुआ। वाओ, ट्राइबल बेल्ट्स में कैंसर वैक्सीनेशन पहुंचा एंड सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट होते हुए मैंने आंखों से देखी है। दैट्स नाइस. ये तो सच कहें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली भी कहानी है. और ये सच्चाई है. कई बार हम थोड़ा सा निराश हो जाते हैं. अ, हमारे देश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या इम्प्लीमेंटेटिंग स्ट्रेटजीज हैं, वो थोड़ी सी फ्लैकिंग दिखाई देती हैं. थोड़ा निराश हो जाते हैं कि नहीं, इतना पैसा आ रहा है या इतनी फैसिलिटीज आ रही है, लेकिन वो रिसीवर्स तक पहुंचनी ही नहीं है, बीच में ही गड़बड़ हो रहा है. लेकिन आपने जो बताया उसके हिसाब से बहुत अच्छा लगा. दैट एंड ऑफ कोर्स यू डोंट हैव एनीथिंग टू गेन फ्रॉम इट, तो आप तो सच ही बताओगे. तो उसमें वी ट्रस्ट यू, वी सिंसियरली ट्रस्ट यू. एंड यहाँ पर भी आपके स्टूडेंट्स या आपके साथी इसमें करियर तलाश सकते हैं। डब्ल्यूएचओ के टाइम टू टाइम काफी प्रोजेक्ट्स आते हैं जहाँ उनको पेड वॉलंटियर्स की भी जरूरत होती है। आप आज वॉलंटियर्स जाकर खुद अपने प्रोजेक्ट इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके लिए डब्ल्यूएचओ आगे से स्पॉन्सरशिप करता है, जिसकी टाइम टू टाइम पब्लिकेशंस निकलती है, मीडिया में प्रेस रिलीज होती है एंड दे इनवाइट यू टू ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस वंस इन अ ईयर इफ यू डू द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। वाओ, दैट्स अनदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. जस्ट इन केस एस्पिरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर वो इस तरीके के प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं कि तो वो डब्ल्यूएचओ से जुड़ सकते हैं. दे शुड कीप ऑन लुकिंग इनटू द साइट ऑफ डब्ल्यूएचओ. मेरे ख्याल से डब्ल्यूएचओ की जो ऑफिशियल साइट है उसको रोज देखते रहें कि कोई प्रोजेक्ट रिलीज हो रहा है. कई बार पेड वॉलंटियर्स की जरूरत होती है, जैसे आपने अभी अभी कहा. नाउ इस बात से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी मेरे दिमाग में आ रही है कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं, यंग जनरेशन है, जिन्होंने एक सर्टेन लेवल की टेक्निकल इंफॉर्मेशन या नॉलेज ले ली है, एजुकेशन ले ली है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, अब वो जिनोमिक्स में अगर अपना करियर बनाना चाहें, क्योंकि ये अपकमिंग फील्ड है, बहुत तेजी से बढ़ेगा, कॉस्ट कम होती जाएगी. आपने बताया लीड टाइम इज ऑल्सो रिड्यूसिंग वेरी फास्ट. कहाँ 2-2, 3-3 महीने के बाद 15-15 दिन आ गया है. लैब्स अवेलेबल हो गई है, मशीन्स अवेलेबल हो गई हैं. तो ये सारी चीजें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही हैं जॉब्स के लिए. आई यूज द टर्म स्पेसिफिकली जॉब्स. जाहिर सी बात है उन मशीन्स को
चलाने के लिए भी टेक्नीशियंस चाहिए। उन रिजल्ट्स को फ्लेबोटमी करने के लिए, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक फ्लेबोटमी होती होगी, उसके लिए भी टेक्नीशियंस चाहिए। उन डेटा को स्टडी करने के लिए भी टेक्नीशियंस चाहिए। उन इंफॉर्मेशंस को फिजिशियंस तक ले जाने के लिए भी सेल्स पर्सन के रूप में टेक्नीशियंस की जरूरत है। तो ये सारी की सारी चीजें जॉब्स क्रिएट करती हैं। लेकिन जिनोमिक्स में अगर कोई बच्चा अपना करियर बनाना चाहे, अभी वो सोचे कि ये बढ़िया फील्ड होने वाला है, तो लेट मी स्टडी और लेट मी मेक माय करियर इन जिनोमिक्स। तो स्टेप 1 2 3 4 क्या होना चाहिए, नीरज जी? वैलिड क्वेश्चन एंड आई थिंक आपने एक पूरा प्रारूप तैयार किया है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि सिर्फ एक कंप्यूटर के सामने बैठकर टाइपिंग करने वाला जीनोम एनालिस्ट नहीं होता है और वहीं पर करियर नहीं बन सकता है। एंड राइटली मेंशन, आपने बोला सबसे पहला टच पॉइंट इज फ्लेबोटोमिस्ट, मोस्ट क्रूशियल रोल, कि अगर ब्लड आपके पास सेफली नहीं पहुंचा तो आप उस ब्लड का कुछ नहीं कर पाएंगे। देयर आर टाइम सेंसिटिव ब्लड सैंपल नीड टू बी रीच्ड ऑन द टाइम। सो फ्लेबोटोमी की पूरी इंडस्ट्री इंडिया में खड़ी है। कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले आइजोल से सैंपल का रिक्वेस्ट आया था, व्हिच वाज कलेक्टेड सक्सेसफुली विद द हेल्प ऑफ एलिजिबल फ्लेबोटोमिस्ट इन आइजोल। इन आइजॉल? आइजोल देन आइजॉल रीच्ड आउट मतलब टू मिजोरम यूएस। की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, वहां सर इसको पिकअप कर मुंबई हब या दिल्ली हब लाया गया और ये सैंपल अभी यूएस पहुंच गए ओ माय गॉड! विद इन 40। विद इन तो ये विद इन 48 आवर्स। 48 आवर्स? ओके, ओके। कि आपको टाइम होना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स कभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 7 दिन के बाद आप ब्लड का यूज रिपोर्ट में नहीं कर सकते। हम्म। दूसरा ब्लड लगाने आप पेशेंट के पास नहीं जाए तो ही ज्यादा अच्छा है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अननेसेसरी आपके पास 100 सवाल आते हैं एंड 100 सवालों के जवाब करने के लिए एक क्लाइंट और सर्विस ऑपरेशन की भी जरूरत होती है टू मैनेज द फ्लॉलेस ऑपरेशन। एंड इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपने ऑपरेशन ठीक से मैनेज नहीं किया, आपका सैंपल लैब तक नहीं पहुंचेगा। लैब तक नहीं पहुंचेगा, आप बैठ के लैपटॉप में डेटा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्लेबोटोमिस्ट, मैनेजिंग द फ्लेबोटोमिस्ट, ऑपरेशन एंड क्लाइंट सर्विस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल इज द लॉजिस्टिक्स। काफी टाइम सेंसिटिव टेस्ट होने के कारण इनका पूरा लॉजिस्टिक कुछ एक्सपर्ट लोग देख सकते हैं, वहां पर भी एक पूरी जॉब इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। इनके डॉक्यूमेंटेशन थोड़े से अलग होते हैं। इनकी कंसेंट देने के पहले एक जेनेटिक काउंसलर का रोल होता है कि जो आपको फोन पर वर्बली या फिर लिखित में एक कंसेंट फॉर्म बना कर देते हैं। तो इन जेनेटिक काउंसलर की काफी डिमांड होने वाली है और ऑलरेडी है। और इंडिया में अभी तक कुछ गिनती के ही अच्छे जेनेटिक काउंसलर हैं। आई वांट टू डिफरेंशिएट, जेनेटिक एंड जीनोमिक काउंसलर्स आर डिफरेंट। ओके। देयर आर जर्मलाइन एंड देयर आर सोमेटिक। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट द थेरेपी एक्सपर्ट। एक फिजिशियन से आपको सलाह लेना चाहिए। बट जेनेटिक एंड जीनोमिक दोनों अलग अलग साइंस है। दोनों के अलग अलग काउंसलर होना चाहिए। एक इंडस्ट्री उसकी है। इसके बाद आते हैं, जब आपके पास लैब में सैंपल आता है, सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन, डी आइडेंटिफिकेशन होता है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी लैब्स पेशेंट को डी आइडेंटिफाई कर देती है विद सम कोडिंग्स टू ओके। मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। उस डॉक्यूमेंटेशन के बाद ये सैंपल जाता है लाइब्रेरी प्रिपरेशंस में प्रोसेसिंग के लिए, जिसमें एक लाइब्रेरी या एप्लीकेशन साइंटिस्ट करके जगह होती है। एप्लीकेशन साइंटिस्ट आप गूगल करेंगे, लिंक्डइन करेंगे, आपको काफी मिलेंगे। तो एप्लीकेशन साइंटिस्ट भी एक फील्ड है। बाद में इसकी लाइब्रेरी प्रिपरेशंस, एनजीएस प्रिपरेशंस एंड वेट लैब एनालिसिस के लिए सैंपल जाता है, जो सबसे मोस्ट क्रूशियल पार्ट होता है, बिकॉज ये लोग 10 से 12 घंटे अपने सिर्फ और सिर्फ बॉडी में सिर्फ आंखों के थ्रू ही ऑब्जर्व करते हैं, बाकी फुली कवर्ड होते हैं टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंटेमिनेशन। ये लोग टिपिकली सारा प्रोसेस, वेट लैब का एनालिसिस, प्रोसेसिंग ऑफ द सैंपल, अप एंड डाउन स्ट्रीम साइंटिस्ट एंड उसके बाद इस सैंपल को एनजीएस पे रन करने के लिए जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो लैब मैनेजर्स होते हैं। इन लैब मैनेजर के साथ बाद में डेटा एनालिसिस बायोइन्फॉर्मेटिक के पास जाता है, जो हजारों लाखों डेटाबेस के साथ आए हुए सैंपल्स को मैच करते हैं। मैचिंग के बाद इसकी रिपोर्ट प्रिपरेशन होती है। रिपोर्ट प्रिपरेशन भी एक बायोटेक्नोलॉजी पीएचडी पैथोलॉजिस्ट
या ट्रेंड डीएमएलटी गाइड ही कर सकता है। उसके बाद इनके क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटी चेक्स के लिए भी एक्सपर्ट होते हैं। वहां पर भी एक डेडिकेटेड गाइड होना जरूरी है, और रिपोर्ट रिलीज करने के बाद उनके क्वालिटी पैरामीटर्स सारे हुए हैं या नहीं, ये चेक करना जरूरी है। रिपोर्ट रिलीज करने के बाद ही असली प्रॉब्लम चालू होती है। अगेन आपके क्लाइंट सर्विस जैसे ही रिपोर्ट सेंड करते हैं, एंड दिस रिपोर्ट्स आर लेंथी 20 to 40 पेज, इफ देयर आर कंक्लूजन्स अवेलेबल। कई बार कंक्लूजन अवेलेबल नहीं होता है, तो नो म्यूटेशन डिटेक्टेड करके एक टर्म होती है, वो हाईलाइट की जाती है कि पेशेंट को कोई जीनोमिक अल्टरेशन नहीं है, एंड वी हैव टू बिलीव कि हर किसी में जीनोमिक म्यूटेशन नहीं हो सकती, हर किसी का इलाज नहीं हो सकता है, एंड वी आर स्टिल ग्रोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द साइंस। तो जरूरी नहीं है कि जीनोमिक या बायोमार्कर एनालिसिस के लिए वो सैंपल आया है तो 100% प्रोसेस होके उसको कोई रामबाण जैसा इलाज मिल जाएगा। दिस इज नॉट 100% ट्रू। इसकी यूटिलिटी 20 to 50% या उससे भी कम है, ओके। क्लिनिकल यूटिलिटी। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट अ क्लिनिकल एक्सपर्ट, बट ये वर्ड आया है तो मैं बता देता हूँ, 20 to 30% पेशेंट्स को ही इससे बेनिफिट होगा। एंड रिपोर्ट के बाद जब काउंसलिंग करना होती है, तो टेक्निकल एक्सपर्ट जेनेटिक एंड जीनोमिक काउंसलर का रोल फिर से आता है। एंड डाउन द लाइन इन 3 से 6 महीने बाद पेशेंट के जीनोमिक म्यूटेशन फिर से चेंज होते हैं, तो फिर से रिपीट प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो दिस इज हाउ अ रफ जीनोमिक लैब और वर्ल्ड लुक्स लाइक्स, which is more complicated than what I explained. एंड हर कोई इसमें अपना टेक्निकल एक्सपर्ट्स होता है। इनिशियली ये सारे लोग यूएस और यूरोप में ट्रेंड होकर आते थे, अभी ये सारे लोग इंडिया में ही ट्रेंड हो सकते हैं, इंडिया में ही इनको जॉब मिल सकता है, और इंडिया में ही ये लोग अपनी भी लैब सेटअप कर सकते हैं इफ दे हैव अ प्रॉपर विल पावर। वाह। ओके। और इन सारे टेक्निकल जो आपने टेक्नीशियंस बताए, काउंसलर्स, जीनोमिक काउंसलर्स, जेनेटिक काउंसलर्स, फ्लेबोटमिस्ट एंड दूसरे जो टेक्नीशियंस आपने बताए, उनकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए? शुड दे बी फार्मासिस्ट और शुड दे बी माइक्रोबायोलॉजिस्ट, शुड दे बी बायोटेक्नोलॉजिस्ट, क्या होना चाहिए उन्हें? इसमें सर सारे लोगों का एक्सपर्ट एरिया मेरे पास नहीं है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, बट बेसिक लैब प्रोसेस करने वाले बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स या फिर फार्मेसी ग्रेजुएट्स हो सकते हैं जिन्होंने कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स किया हो। जेनेटिक एंड जीनोमिक काउंसलिंग के लिए एक स्पेशलाइज्ड कोर्स अवेलेबल है, जो ऑनलाइन या फिर फिजिकल क्लासेस में किया जाता है। सारे बड़े इंस्टीट्यूट, इंडिया के जितने टीचिंग इंस्टीट्यूट है, जेनेटिक एंड जीनोमिक के प्रोग्राम चलाते हैं, 3 मंथ, 6 मंथ और अ ईयर। उसके बाद आप एक क्वालिफाइड जेनेटिक और जीनोमिक काउंसलर का टैग अपने ऊपर लगा सकते हैं। यू आर सर्टिफाइड टू डू जेनेटिक एंड जीनोमिक काउंसलिंग। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये कोर्सेज काफी सस्ते हैं। अगर मुझे कुछ नाम बताना अलाउड हो तो टाटा मेमोरियल, एम्स, सारे बड़े टीचिंग इंस्टीट्यूट पे कोर्स चालू होता है, एंड दे आर डूइंग दिस कोर्सेज फ्रॉम मेनी ईयर्स। ओके, दैट्स वेरी नाइस। बट कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। आप जब भी ये इंडस्ट्री में जाएंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे, थोड़ा गूगल करेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट के अच्छे मेंटर्स के साथ बैठेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। ओके, दैट्स रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। इम्पोर्टेंट है हमारे एस्पिरेंट्स के लिए जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आपको इस प्रोग्राम से कुछ टेक अवे लेना है, कंसोलिडेटेड टेक अवे लेना है, जाहिर सी बात है पूरा प्रोग्राम बहुत इंफॉर्मेटिव है। मैं सजेस्ट करूंगा कि कई बार देखें इसको, सो दैट यू विल कम टू नो। और बाकी जो टेक अवे इमीडिएटली है वो ये है कि जीनोमिक्स काउंसलर एंड जेनेटिक काउंसलर्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल हैं। आप अगर आप इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन कोर्सेज को जरा एक बार देखें, उनको कोर्सेज को करने की कोशिश करें। ये इंडस्ट्री अभी बड़ी हो रही है इंडिया में, विच इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बिग। तो आप अगर अभी कर लेते हैं इन कोर्सेज को तो आपको बेनिफिट होगा। सर जस्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ, प्लीज। 5 6 7 साल पहले सिर्फ 4 या 5 ही डिसेंट लैब थे जो एनजीएस या जीनोमिक का काम कर रहे थे। आज की डेट में करीबन मेरे नॉलेज में 30 से 40 लैब है जो ओके। एनजीएस और जीनोमिक का काम कर रहे हैं, और हर महीने करीबन 1 से 2 नई लैब नहीं आती। हम्म। एंड इट्स अच्छा। ऑल अबाउट ह्यूमन। जिसके ह्यूमंस, जिसके स्किल सेट, जिसके इमोशंस सिस्टम के साथ ज्यादा कनेक्ट होंगे, जो ज्यादा एथिकल कॉम्प्लायंस होंगे, probably they are going to sustain and bring more and more labs. वाह।
Okay. So, So, which is all about genomics and genetics. It's a wonderful journey, never-ending process of learning. okay. एंड इसके ऊपर आई थिंक काफ़ी कुछ बुक्स हैं। आई विल रिकमेंड कपल ऑफ बुक्स टू यू जो अभी काफ़ी एक नया विविड वर्ड हो रहा है एआई, जो हम कई सालों से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, बट आई थिंक थोड़ा हाइप्ड ज़्यादा हो गया है। जी हाँ। सो देयर आर कपल ऑफ बुक्स जो आप थोड़ा-सा यूज़ करेंगे, थोड़ा समझेंगे। समीर जी, कैन आई टेक अ ब्रेक टू ब्रिंग द बुक्स? Please, 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 please. No problem. Please. सो एक बुक है द कमिंग वेव। Okay. It's written by Mustafa Sulaiman, CEO of Microsoft AI. Okay. काफी इंटरेस्टिंग बुक है। uh, Nexus, Nexus. Okay. Okay. written by Yuval Noah Harari। ये कुछ कुछ नई बुक्स है जो जिनोमिक्स और एआई को कोरिलेट करेगी। Okay. एंड इन सबको इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक बहुत अच्छी बुक है कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स, जो शायद कई स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी, समझी होगी और अपनाई भी होगी। जी हाँ, जी सो हाँ। इन दोनों बुक के साथ अगर आप एटॉमिक हैबिट या कुछ तरह के कंटेंट यूज करेंगे, एंड आई रिकमेंड कि समीर जी को पता है, सब लोगों के लिए भी, कि दिस इज अवर गीता और वट एवर द होली बुक दैट यू कैरी। ये सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी लाइफ में टू मेंटेन अवर डेली रजिस्टर्ड व्हाट वी हैव बीन डूइंग थ्रू आउट अवर लाइफ। एंड मेरी पर्सनल प्रैक्टिस है कि करीबन 2009 से लेकर आज तक का मेरा पूरा बायोडेटा डे बाय डे, until unless I'm not admitted in the hospital, which is again rare, मैंने अपना पूरा डेली का हिसाब किताब, अगर समीर जी से किस दिन मिला हूँ शायद वो भी मेरे पास रहेगा। समीर जी से टेंटेटिवली क्या बात हुई थी वो भी मैं शायद बता पाऊंगा 5 या 10 साल बाद, Wow. इंक्लूडिंग आज का प्रोग्राम। अमेजिंग, अमेजिंग। दोस्तों देखिए, ये चीजें कुछ सीखने की जरूरत है। मैं कई बार कह देता हूँ, वैसे ये प्रोग्राम नीरज जी का है कि जितने भी आपको प्रबुद्ध लोग मिलेंगे, इंटेलिजेंट सक्सेसफुल लोग मिलेंगे, हायर पोजीशंस पे लोग मिलेंगे, वो वहां वैसे ही नहीं पहुंचते। बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारी हैबिट्स वो डाल के रखते हैं अपनी डेली रूटीन में। सो राइटिंग एवरीथिंग डाउन इन अ डायरी इज वन हैबिट, जो कि किसी भी फाइन प्रोफेशनल, आइंस्टाइन से लेकर किसी भी दूरी तक चले जाइए, सब लोगों के पास ये हैबिट होती है। दे कीप ऑन दे ऑलवेज कीप कैरी अ नोटबुक विद देम। सो व्हाटएवर कम्स इन देयर माइंड और व्हाटएवर कन्वर्सेशन हैपनिंग, और उसमें से कोई इंटरेस्टिंग चीज निकलती है, so they immediately write it down. Second, books, books and books. कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एआई एंड चैट जीपीटी कैन नॉट रिप्लेस बुक्स। हम ठीक है, लिख लें, बहुत कुछ कर लें, लेकिन इवेंचुअली आपको प्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना जाके। आप एआई को नहीं भेज सकते पेशेंट के पास काउंसलिंग के लिए, वो तो आप ही को जाना पड़ेगा। एंड वहां पर आएगी ह्यूमन वैल्यूज, इमोशंस, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन, वो सब आपको किताबों से मिलेगा। इन्फॉर्मेशन आपको किताबों से मिलेगी। सो जितने भी लोगों से आप प्रोग्राम में आएंगे, जितने भी लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे, वो सब यही कहेंगे कि पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए और पढ़िए। तो अगर आप बोर हो गए हैं कि नहीं साहब पढ़ना तो बंद करना है, तो फिर आई एम रियली सॉरी माय फ्रेंड, दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर यू। तो आई पढ़ना तो थिंक पड़ेगा। समीर जी की एक और बात आ जाती है। सो हम कुछ दिनों पहले आई थिंक 2016 या 17 में हम ट्रेवल कर रहे थे इन भोपाल, एंड समीर जी, और एज यूजुअल मैं अपनी कुछ किताबों के साथ था, एंड समीर जी ने मुझे बोला कि नीरज तुम जो ट्रेवल करते हो, वन ट्रेवल इज इक्वल टू टू बुक्स। एंड आई स्टिल एग्री कि एक जर्नी जो आपको लाइफ में सिखा सकती है, करीबन 2 से 5 किताबें भी नहीं सिखा सकती। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बट जर्नी शुड बी विथ प्लान और अनप्लान, but keeping something in the learning. And I was reading in a some good notice board, a traveler is what they want to see, and they will observe everything. But a tourist will only see what they have planned. करेक्ट, 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 So करेक्ट। be a traveler, enjoy the life, and don't be a tourist in this traveling world. बी अ ट्रैवलर नॉट अ टूरिस्ट। क्या बात है, बहुत खूब, गहरी बात है दोस्तों, जरा विचार कीजिएगा। बी अ ट्रैवलर नॉट अ टूरिस्ट। नीरज,
थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे प्रोग्राम में आइए, बिल्कुल ही नया प्रोग्राम रहा। ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मुझे भी ठीक से, ऑफ कोर्स आई डिड नॉट डाइव इनटू इट बिकॉज़ कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन आप एक्सपर्ट बने और इस बारे में आपने मुझे बताया और फिर हमारे सारे दोस्तों को बताया, तो इट केम आउट टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी एक्साइटिंग। बहुत-बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें अपना करियर बना सकते हैं। अ, अगर आपकी इजाज़त हो तो आई कैन गिव योर मेल आईडी सो दैट दे कैन कॉन्टैक्ट यू। श्योर। वो कुछ उनके पास क्वेरी अगर है तो वो पूछ सकते हैं, कुछ कोर्सेज़ के बारे में, कुछ पढ़ाई करने के बारे में। देयर वुड बी कैंडिडेट्स जो सचमुच मेहनत करना चाहेंगे और इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच नीरज, आज आपने वक़्त निकाला, हमें वक़्त दिया, इन्फॉर्मेशंस बहुत इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशंस हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू समीर जी। एंड बहुत अच्छा लगा काफ़ी टाइम बाद आपसे कनेक्ट होकर। एंड हो सका तो हम वापस इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे एब्सोल्युटली, विथ सम इंटरेस्टिंग टॉपिक, कंटेंट और समथिंग न्यू। एब्सोल्युटली। आई वुड लव दैट, आई वुड लव दैट। थैंक यू। धन्यवाद समीर जी।